सोनाली कुमार जम्मू कश्मीर से रिटायर हुई और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी है द आउटसाइडर्स कर्स, ए मेमोयर ऑफ फर्स्ट आउटसाइडर लेडी आईएएस ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोनाली कुमार जब जम्मू कश्मीर में आई तो वो पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी जम्मू कश्मीर की। उनके पति अरुण कुमार उससे पहले जम्मू कश्मीर आ चुके थे। लेकिन जब आप उनकी इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आईएएस ऑफिसरों से कितनी नफरत थी जम्मू कश्मीर के सिस्टम को। सिस्टम उन्हें बर्दाश्त नहीं करता था। आपको पता चलता है कि 1978 बैच के 2 ऑफिसर, उन्हें नायब तहसीलदार लगाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस दौर में हम देखते हैं 2019 बैच का 2020 बैच का ऑफिसर हो, एसडीएम और बहुत सारी जगहों पर तो अब 2018-19-20 बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उस दौर में, उस जमाने में सोनाली कुमार लिखती हैं, यह ख्वाब था कि आईएएस अफसर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आईएएस अफसर को दी जाती। वो लिखती हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर आई तो उस समय जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी नूर मोहम्मद थे। उनके मुताबिक नूर मोहम्मद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने अपना कैरियर सीनियर स्टेनोग्राफर के तौर पर शुरू किया और सीनियर स्टेनोग्राफर भी वो एक बिल्कुल ओपेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लगे थे। कोई ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था। किसी को नहीं मालूम कि वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जूनियर स्टेनोग्राफर कैसे लगे थे। और फिर प्रमोट होते होते वो आईएएस में इंडक्ट हुए और फाइनली उनको लेकर वो कहती हैं फनी सीनियरिटी, बड़ी मजाका खेज उनकी सीनियरिटी थी 1956 की, और वो जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे। और उस वक्त स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। वो बताती हैं कि जब मैं आई तो मुझे पहले गेट पे रोका गया। मैंने कहा जी मैं प्रोबेशनर हूं, तो लेकिन जो व्यवहार मेरे साथ था उससे मुझे साफ तौर पर यह लग रहा था कि ये कोई ज्यादा खुश नहीं हुए मुझे गेट पर देखकर। यानी सिस्टम के लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये जो ऑफिसर है इसकी क्या ताकत, क्या कीमत और क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि वो बताती हैं कि जो लोग ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने इनको समझाना और इनको बताना शुरू किया कि आप अपने पति अरुण कुमार को ले जाएं और आप किसी और राज्य में चले जाएं। यहां पर आपके लिए माहौल ठीक नहीं है। यहां पर आईएएस ऑफिसर को वो इज्जत, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। उसके बाद वो बताती हैं कि एक ऑफिसर थे, उनका नाम बीएन सफाया था। उन्होंने सोनाली कुमार के चेहरे पर उनको बताया, बिल्कुल उनके सामने उनको बताया कि आपको जम्मू कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उससे कुछ ही दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें एक पैरेलल कैडर आईएएस के तैयार किया गया था और इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक तक एक जम्मू कश्मीर का जो लोकल ऑफिसर है वो कैसे पहुंच सकता है, वो रास्ता तैयार किया गया था। और ये जो लोकल ऑफिसर्स को एम्पावर करना और आईएएस ऑफिसर्स को लिटरली डिसएम्पावर करने का काम था, इसकी चीफ आर्किटेक्ट थे नूर मोहम्मद, जो जम्मू कश्मीर के उस समय चीफ सेक्रेटरी थे। वो लिखती हैं कि उन्होंने शद्दोमत से कोशिश की कि सोनाली कुमार जम्मू कश्मीर, जो कि उनको पहले कैडर मिला था, वो जम्मू कश्मीर में नौकरी ना करें, वापस चली जाएं। लेकिन फिर वो बताती हैं कि उनकी मुलाकात, उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनकी मुलाकात उस वक्त के चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ हुई। वो कहती हैं कि जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी मुलाकात में जब उनसे बातचीत करना शुरू किया और उन्होंने जब मुझे सुना, तो वो कहती हैं कि 6 पेज का नोट नूर मोहम्मद ने लिखा था। उन्होंने वो 6 पेज का नोट साइड पे रखा और फौरन कहा कि एक चिट्ठी लिखवाइए और कहिए केंद्र सरकार को कि हम सोनाली कुमार को जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, सोनाली कुमार फौरन जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करना चाहिए। और कहती हैं उन्होंने ये भी कहा कि न जाने मुझे नई दिल्ली वाले क्यों ऐसे अफसर भेजते हैं जो नाकाबिल हैं, लेकिन आप एक एक्सेप्शन हैं। ये बात उन्होंने कही, अपनी किताब में लिखा है। और उसके बाद अपनी किताब में वो आगे ये भी लिखती हैं कि जब फाइनली उनकी पोस्टिंग की बारी आई तो उन्हें तवक्का ये थी कि उन्हें कोई इंपॉर्टेंट जगह मिलेगी। कहते उनको और उनके पति दोनों को डिप्टी सेक्रेटरी लगाया गया 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में।
वो कहती है एक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मैं डिप्टी सेक्रेटरी थी, उस डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे उनकी दोस्ती अच्छी थी नूर मोहम्मद के साथ। तो कहते इस तरीके का सिस्टम वहां डेवलप किया गया कि मेरे पास कोई काम ही नहीं था और मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ा करती थी, या जो एनुअल रिपोर्ट्स थी डिपार्टमेंट की, उन एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा करती थी। और आगे और एक बड़ा मजेदार किस्सा उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा जब मैं जम्मू आई तो हम दोनों पति पत्नी आईएएस ऑफिसर्स थे, हमें मकान चाहिए था जम्मू में, हमें एक कमरा मिला। तो कहते बाद में हम जब कुछ ऑफिसर्स से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, आप गांधीनगर जाइए, गांधीनगर में सरकारी क्वार्टर्स हैं और आप एलिजिबल भी हैं, आपको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा बी टाइप क्वार्टर के लिए मैं एलिजिबल थी। जब मैं वहां गई तो कहते हमने बड़ी कोशिश की। कहते उस वक्त के जो मंत्री थे स्टेट्स के, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी फरियाद नहीं सुनी। उनके जो डिप्टी थे उनके पास गए, उन्होंने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम देखेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहते जब लंबे वक्त तक कुछ नहीं हुआ, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम उठे और पहुंच गए, कोशिश की, फिर से दोबारा हमारी मुलाकात चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से हुई। अब आप ये देखिए कि स्टेट्स का बंगला एक आईएएस ऑफिसर को अलॉट करवाना होता था, उसके लिए जब तक वो खुद चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलते तब तक बंगला अलॉट नहीं होता था। लेकिन वो कहती इसमें भी जबरदस्त खेल किया गया, क्योंकि मंत्री के पास हम गए थे, स्टेट्स के मंत्री के पास। अब उन्होंने चूंकि हमारी बात नहीं सुनी थी, तो हम जब शिकायत लेकर चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनने के बाद 5 दिन के बाद एक जमादार मेरे दफ्तर आता है और मुझे एक लिफाफा पकड़ाता है। उस लिफाफे में बाज़ाब्ता अलॉटमेंट का ऑर्डर था। कहते गांधीनगर में B26 उनको अलॉट किया गया। B26 की भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। कहते B26 जब मुझे अलॉट किया गया और हम जब अलॉटमेंट के बाद पोजीशन लेने के लिए गए, तो कहते चौकीदार ने हमको कहा कि जनाब जिनके पास ये फ्लैट है, जिनके पास ये क्वार्टर है, वो तो अभी यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने खाली नहीं किया है। कहते हमने झांका तो देखा कि वो तो खाली था, तो हमने उनसे कहा भाई ये तो लग रहा है खाली है। तो कहते फिर ये पता चला कि ये आईबी के कोई इंस्पेक्टर हैं जिनको ये अलॉट किया गया है। कहते अब हमारे लिए मुश्किल ये थी कि आईबी के इंस्पेक्टर के पास ये अलॉटमेंट है। कहते फिर जब हमने थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला कि वो ट्रांसफर हो चुके हैं आईबी के इंस्पेक्टर यहां से, तो किसी और ऑफिसर ने उसके ऊपर अपना ताला लगा दिया है। अब वो यहां कहती हैं कि ये आप देखिए हालात क्या थे कि चीफ मिनिस्टर ने खुद ऑर्डर करवाया और चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को ओवर रूल किया उनके नीचे जो मंत्री थे, और उन्होंने इस तरह की शैतानी की कि चीफ मिनिस्टर की बात भी रह जाए कि जनाब हमने उनको क्वार्टर दे दिया, और फिर यह भी कि हमको पोजीशन कभी ना मिले। ये मैं बात कर रहा हूं आईएएस ऑफिसर्स के साथ जम्मू कश्मीर में क्या होता था। कहते हैं उसके बाद हमने जब पता किया कि भाई यहां सीनियर ऑफिसर कौन है इनके आईबी के, तो कहते कोई हमारे नॉन निकल आए, हमने उनसे बातचीत पूरी की, तो कहते उन्होंने फिर इंटरवीन किया और उनकी इंटरवेंशन के बाद हमें B26 मिला। और उसके बाद आगे जो वो कहानी सुनाती वो और इंटरेस्टिंग है। वो कहती हैं कि जब जम्मू हम पहुंचे, हमें जम्मू में रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो कहते हम हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट चले गए। वहां डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनका नाम उन्होंने मिस्टर टिक्कू बताया। कहते हम उनके पास गए, हमने उनको कहा भाई हम आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो कहते उन्होंने साफ मना किया हमारे पास जगह ही नहीं है। इसको समझिएगा, एक आईएएस ऑफिसर दिल्ली से आए हैं और JNK की ब्यूरोक्रेसी उनके साथ कैसा व्यवहार किया करती थी। कहते उसके बाद मैंने देखा कि एक और नौजवान वहां बैठे हैं, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी हैं। तो कहते ये जब बाहर गए मिस्टर टिक्कू, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपना नाम, उन्होंने कहा जी मैं अनिल गोस्वामी हूँ, 1978 बैच का आईएएस ऑफिसर, मैं यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका बंदोबस्त करवा देता हूँ। तो कहते फिर जो ही उन्होंने कहा तो हमें कमरा मिल गया। तो कहते कमरा मिलने के बाद अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, हमें एविक्शन का नोटिस जो मिस्टर टिक्कू की तरफ से आता है, ये जी कमरा खाली कर दीजिए। एक आईएएस ऑफिसर, अब आज का दौर देखिए और वो दौर देखिए, कमरा खाली कीजिए। तो कहते हमने मिस्टर गोस्वामी को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें, आप अपना काम करिए, डोंट बॉदर अबाउट दिस नोटिस। ये एक और चीज उन्होंने बताई है।
फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसका ये है, वो कहती हैं कि अब चूंकि हमें आना जाना होता था तो आने जाने के लिए हमारे पास कोई वाहन नहीं था। आज का दौर तो है नहीं, अभी सिविल सर्विस का इम्तिहान पास ही किया होता तो मां बाप एक बड़ी गाड़ी खरीद के दे देते हैं, लेकिन इनके पास वाहन कोई नहीं है। तो कहते हैं बजाज चेतक उस वक्त का बड़ा महंगा स्कूटर हुआ करता था, लेकिन उसके लिए 10 साल की वेटिंग थी, 10 साल इंतजार करना पड़ता, उसके बाद बजाज चेतक आपको मिलता था। कहते कोई महंगा भी बड़ा था वो। कहते जम्मू कश्मीर में उस समय, आप वो भी दौर देखिए, उस समय जम्मू कश्मीर में जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनमें एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो स्कूटर बनाते थे। वो कहते हैं कि विजय सुपर शायद उस स्कूटर का नाम बताया गया है। तो कहते हैं कि अब हमें वो लेना था कि चलो कम से कम उसमें राहत मिलेगी हमें, हम स्कूटर पे कम से कम दफ्तर जाएंगे स्कूटर पे। वो भी दौर था और ये भी दौर है। उन्होंने कहा कि अब हमारे चूंकि तनख्वाह उस वक्त बिल्कुल महदूद सी होती थी, बैंक स्कूटर के लोन नहीं देता था उस वक्त। वो कहते भाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या लोन, कौन सा लोन। कहते सरकार के पास कोई स्कीम थी इसमें सरकार लोन दिया करती थी। तो कहते जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो वहां पे भी दिक्कत की गई, 5,000 रुपए का लोन तक नहीं दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि फिर वहां पर भी वही सिफारिश करानी पड़ी और बड़ी जद्दोजहद करने के बाद हमें 5,000 रुपए का लोन मिला और 200 रुपया उसकी किस्त बनी, और उसके बाद जाकर हमने स्कूटर खरीदा। ये, और अब जब इस किताब को आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स 1978 बैच के, दोनों ऑफिसर्स को नायब तहसीलदार लगाने की बात हो रही थी। भाई इनको फलां जगह नायब तहसीलदार लगाइए, तहसीलदार भी नहीं, एसडीएम तो बात ही नहीं थी। और पूरी कोशिश सिस्टम की ये थी कि हमें आईएएस ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में अगर आते हैं उनका स्टे इतना अनकंफर्टेबल कर देना है कि वो यहां रह नहीं पाने चाहिए, फौरन वापस चले जाने चाहिए। ये उस वक्त का वातावरण था। और वो बताती है कि उस वातावरण में भी द ओनली रे ऑफ होप वाज कि अगर आपकी मुलाकात कहीं चीफ मिनिस्टर से हो जाती, क्योंकि वो सुनते थे और फौरन आपकी जो परेशानी थी उसका हल निकाला करते थे। लेकिन अब यहां पर जब आप ये सुनते हैं, अब आप सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये, एक जूनियर स्टेनोग्राफर चीफ सेक्रेटरी है, वो लिखती हैं अपनी किताब में, और किताब बाज़ाब्ता मेरे पास भी मौजूद है, आप अमेज़न से उस किताब को ख़रीद भी सकते हैं। और वो ये बताती हैं कि अलग अलग जगहों पर सिस्टम में जो लोग काम कर रहे थे, उनमें तमाम जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वो जम्मू कश्मीर के लोकल ब्यूरोक्रेट्स के पास थी। सब कुछ उन्हीं के कहने पे सब कुछ हुआ करता था, लेकिन उनका व्यवहार सिविल सर्वेंट्स के साथ, खासतौर पर जो दिल्ली से आते थे, ऐसा था जैसे वो बाहरी, और कहते वो बाज़ाब्ता बोला जाता था, आप बाहरी हो तो आपका ज़्यादा यहाँ वेलकम शलकम तो होगा नहीं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपको दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। आप हिसाब लगाइए, ये 2 आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी पोस्टिंग के लिए परेशानी, उनको फ्लैट देना है तो उसके लिए परेशानी, नहीं देना है पूरा सबोटाज करने की कोशिश करनी है, लोन लेना है तो नहीं देना है, हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल की कमरे जो अब बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, वो भी दौर था जब आईएएस अफसरों को नहीं मिलते थे और लोकल ब्यूरोक्रेट्स मना कर देते थे। और फिर ये देखिए सबसे बड़ा, और ये दिखाता भी है कि एरोगेंस जो हमारे सिस्टम में लोगों की है, आज भी है, इसमें ये नहीं है, आज भी जहां सिस्टम के लोग कोई तय कर लें कि भाई इन्हें आपको परेशान करना, तो बड़े बेहतरीन तरीके से आपको परेशान करते हैं। आप जरा सोचिए ना, एक ब्यूरोक्रेट को आपने स्टेट्स की अकोमोडेशन अलॉट करनी है। अब अलॉटमेंट आईएएस अफसर की कैसे हुआ करती थी, कैसा खेल खेला जाता था, भाई वो वाला क्वार्टर तलाश करो जिस क्वार्टर पे कोई डिस्प्यूट हो, खाली हो, पोजीशन किसी के पास ना हो लेकिन किसी के नाम पर हो। और वो बताती हैं, कहती हैं कि जब मैंने उस वक्त पता किया तो कई क्वार्टर्स थे जो उन लोगों के नाम पर थे जो जिंदा ही नहीं थे, उन लोगों के नाम पर थे जो ट्रांसफर हो चुके थे, उन लोगों के नाम पर थे जो रिटायर हो चुके थे। कहते जब उस वक्त के स्टेट्स के मंत्री के पास में गई और मैंने यही सब बातें कही, तो कहते मंत्री ने आगे से मुझे कहा कि जो लोग इन क्वार्टरों के अंदर हैं उनको कहां फेंकूं मैं। आप यानी आप इलीगली एक
स्टेट्स डिपार्टमेंट के क्वार्टर के अंदर हैं, दो आईएएस ऑफिसर्स यंग आए हैं जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए, आप उनको डेलिबरेटली डिमोरलाइज करने के लिए ये कहते हैं जी जो अंदर बैठे हैं, चाहे वो मर गए हैं, कोई और बैठा है, रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं, तो देयर वाज नो वे कि आप उनकी अलॉटमेंट तब्दील करती, आप उनकी अलॉटमेंट कैंसिल करते। और जब उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे स्टेट्स के उनसे मुलाकात करूं, तो कहते हैं उनके पीए ने मुझे कहा आप मिलना ही मत, आपने चिट्ठी जो जुबान में लिखी, सख्त अल्फाज आपने चिट्ठी में इस्तेमाल किए हैं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये सूरत हाल थी जम्मू कश्मीर की। इसीलिए जब कोई ये कहता है कि पिछले 40 साल में बहुत परिवर्तन आया है, और अब भी कभी कई बार जब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पर ऑफिसर सिर्फ ये बताने के लिए कि वी आर वे डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, अननेसेसरी एरोगेंट होकर एसर्ट करने की कोशिश करता है, तो आपको महसूस होने लगता है कि नहीं, अभी भी कोई परेशानी सिस्टम के अंदर मौजूद है। यानी एक ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन नहीं आएगा मैं किसी की नहीं सुनता। मतलब अगर ये सूरत हाल होगी, ये सूरत हाल रही है जिस सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली से ऑफिसर्स आते थे लेकिन उन्हें वेलकम नहीं किया जाता था, यानी नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं थी। इस सब को में जो तब्दीली आई है, जो परिवर्तन आया है, वो पिछले 40 साल में आया है, और ये परिवर्तन स्टेबलाइज जो है 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं बल्कि 1996 के बाद ही स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है, जब बहुत सारे ऑफिसर जो लंबे लंबे वक्तों से जम्मू कश्मीर में रहे, नौकरियां की, यहाँ के लोगों की सेवा की, और ये बताया कि हम जम्मू कश्मीर जब आते हैं केवल दिल्ली के नुमाइंदा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर इस देश का एक हिस्सा है, इस देश का अभिन्न अंग है। इस अभिन्न अंग में जैसे हम बाकी जगह पर सेवा करने जाते हैं वैसे ही यहाँ सेवा करने आते हैं।